नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का लगातार रिवीजन करते चले आ रहे हैं। प्रत्येक दिन 5 टॉपिक हम लाते हैं, उससे प्रश्न भी हम लोग तैयार करते हैं, डिस्कस भी करते हैं और अंत में एक प्रश्न आपके लिए मैं दिया करता हूं जो कि पीवाईक्यू से होता है। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है, जिसका आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। आज का पहला प्रश्न पहले देख लीजिए जो आपको जवाब देना है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है? 4 यहां पर आपको विकल्प दिख रहा है। इस 4 में से जो भी आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। अब यहां चलते हैं आज के पहले टॉपिक के तरफ, ठीक है। और देखिए आज का लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है, 20 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो पहले प्रश्न पर चलते हैं, पहले टॉपिक के साथ। जटामांसी पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा गया है सही है, यहां ध्यान दीजिए कितने कथन सही हैं, नंबर पूछा गया है। देखिए जटामांसी के विषय में सबसे पहले कुछ बातें समझ लीजिए। एक यह जो पौधा है ना, यह एक औषधीय पौधा होता है, एक विशेष तौर तरीके का होता है। इसका अन्य नाम आप देखेंगे कई नाम से जाना जाता है, चूंकि इंडियन नार्ड भी इसे कहा जाता है, तपस्विनी के नाम से कहीं कहीं आप इसे लिखा देखते होंगे। और वंश अगर बात करेंगे तो नार्डो स्टैचिस इसको बोला जाता है। वितरण की अगर बात करेंगे कि कहां कहां, तो मुख्यतः जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, चाहे वो भारत के आप देखेंगे या फिर नेपाल वाले हिस्से में या फिर आपको तिब्बत में दिखेगा। तिब्बत की जगह कहीं कहीं अगर चीन दिखेगा तो सही मानिएगा, क्योंकि वह तिब्बत जो है चीन का हिस्सा आता है। भारत में अगर मुख्य रूप से वितरण की अगर मैं बात करूं तो आपको कहां दिखेगा, जैसे मैंने कहा कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, तो वैसे पर्वतीय राज्य के पास आपको जाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वह हिमाचल प्रदेश हो सकता है, वह उत्तराखंड हो सकता है, और सिक्किम भी हो सकता है, और अरुणाचल प्रदेश भी हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर मुख्यतः वितरण इसका देखा जाता है, ठीक है। और आईयूसीएन की स्थिति देखेंगे तो इसे अति संकटग्रस्त कहा गया है, यानी कि सीआर की श्रेणी में रखा गया है। अब यहां पर देखते हैं क्या क्या पॉइंट है और फिर उस पर चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर जो सबसे पहले चीजें आपको दिखेगा कि यह नार्डो स्टैचिस वंश का औषधीय पौधा है। मैंने दोनों ही चीजें आपको बताया, मैंने कहा यह एक औषधीय प्रकृति का पौधा है, और दूसरा वंश के विषय में भी मैंने कहा तो वह भी सही है, यानी कि यह स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा कहा है यह मुख्यतः हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यह हिमालयी क्षेत्र में है, और हाइट भी मैंने बताया कि 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर, चाहे वो भारत हो, नेपाल हो या तिब्बत हो, ठीक है। तो यह भी सही हुआ। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो अति संकटग्रस्त यानी कि सीआर की श्रेणी में रखा गया है, तो निश्चित तौर पर यह भी स्टेटमेंट सही है जिसकी हमने चर्चा किया है। यानी कि पूछा गया कितने कथन सही हैं, और हमने देखा कि ये तीनों ही कथन सही हैं, तो सभी तीन यानी कि सी विकल्प के साथ हमें यहां जाना होगा, ठीक है। आगे चलें। प्रवासी पक्षियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर देखिए कुछ बातें लिखा गया है और फिर कहा गया जैसे जैविक घड़ी द्वारा तारों की सहायता, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, घ्राण शक्ति यानी कि सूंघने की शक्ति जो है, महत्वपूर्ण लैंडमार्क द्वारा, कहीं पर पर्वत है, पठार है, समुद्र है, रेगिस्तान है, इसको बोलते हैं लैंडमार्क, है ना। उपर्युक्त में से कितने कारक प्रवासी पक्षियों द्वारा दिशा ज्ञान के लिए उपयोग किए जाते हैं? प्रवासी पक्षी समझ रहे हैं ना, कि मान लीजिए कोई ऐसा पक्षी है जो साइबेरिया से उड़ करके इंडिया पहुंच गया हो किसी विशेष ऋतु में, तो एक जगह से दूसरे जगह आना, है ना। जैसे बहुत सारे लोग प्रवासी होते हैं, शहर से किसी दूसरे शहर चले गए, गांव से शहर की तरफ आ गए, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो प्रवासी जैसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे पक्षियों के बारे में कहा गया है। तो कहा गया है कि इनमें से कितने चीजों का ये प्रवासी पक्षी जो है उपयोग करते हैं और अपने प्रवास के दौरान जो है इधर से उधर जाते रहते हैं। जैविक खरीद द्वारा एक एक चीजों पर पहले बात करते हैं। देखिए प्रवासी पक्षियों द्वारा जो है दिशा ज्ञान के लिए कुछ चीजें इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें, उसमें जैविक घड़ी की बात की गई है। तो क्या जैविक घड़ी का इस्तेमाल वो करते हैं? जवाब है कि हाँ, जैविक घड़ी जो है प्रवासी पक्षी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दिन में उड़ते समय सूरज की जो बदलती स्थिति होता है उससे इन्हें एक दिशा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो प्रत्येक जीव होता है ना, उसके शरीर में एक जैविक घड़ी होती है जिसकी सहायता से प्रवासी पक्षी सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो उसके समय और सूर्य की जो वर्तमान स्थिति होती है उसके अनुसार दिशा का ये अनुमान लगा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जैविक घड़ी हो जाएगा। दूसरा यहां लिखा है तारों की सहायता से क्या है, तो देखिए जब जैसे ही तारों की बात की गई, स्टार की बात की गई, तो हम सब समझते हैं ये जो होगा वो रात के समय की बात की गई है।
तो दिन में तो मैंने कहा सूरज की स्थिति से समझ गए, लेकिन रात के समय जो है पक्षी तारों की सहायता से दिशा का अनुमान सही से लगाते हैं, तो यह भी सही होगा। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है, समझिए। देखिए, पक्षियों की ऐसी क्षमता होती है जिससे वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं, और इनकी मदद से ये जो प्रवास करते हैं तो प्रवास मार्ग को ये खोज पाते हैं। जैसे कि आकाश में घने बादल के कारण सूर्य और तारों की अनुपस्थिति में यह इनके लिए लाभकारी होता है। दिन में सूर्य की सहायता से चलते हैं, रात में तारे, लेकिन बादल लगा है फिर क्या होगा? तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उस वक्त इन्हें ये चीजें मदद करता है। तो यह भी हो गया। घ्राण शक्ति, निश्चित तौर पर इसे सही माना जाएगा। दिशा तय करने के लिए कुछ पक्षी द्वारा सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकृति के तौर पर इन्हें विशेष रूप से ये जो है गंध सूंघने की क्षमता दिया गया है, इससे ये प्राकृतिक क्षमता का इस्तेमाल करते हैं और फिर दिशा का ये पता लगाते हैं। तो यह भी सही है। और महत्वपूर्ण लैंडमार्क के द्वारा, जो मैंने बताया था, लैंडमार्क मतलब हो गया जैसे समुद्र, जंगल, पर्वत श्रृंखला, है ना। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सूर्य, तारे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं, घ्राण शक्ति के इस्तेमाल करते हैं प्रवासीय मार्ग ढूंढने के लिए, लेकिन इसके अलावा लैंडमार्क भी है जैसे समुद्र, जंगल, पर्वत श्रृंखला। ये सबको ये पक्षी जो है याद रखते हैं कि कहाँ से टर्न लेना है। अब समझिए, तो काफी दिलचस्प है इन पक्षियों का प्रवास का ये पूरा यात्रा। तो महत्वपूर्ण लैंडमार्क द्वारा भी ये इसका मार्ग का ये पता करते हैं। तो ये सब सही हो गया। तो कितने कारक यहाँ पर है प्रवासी पक्षियों द्वारा दिशा ज्ञान के लिए? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 5 है ना, तो सभी 5 यहाँ डी में है ना। ये आपको सभी 5 के साथ जाना है। आगे बढ़ जाएं, तीसरे पर महत्वपूर्ण है, पार्किंसंस रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? 4 स्टार लगा दीजिए। इस तरह के टॉपिक पूछे जा सकते हैं और हम सब जानते हैं कि यह जो है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ एक बीमारी है। देखिए क्या करता है ना, यह मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को धीमा करता है और धीरे धीरे जो है उसे आप कह सकते हैं खराब करते जाता है। तो जो न्यूरॉन सेल्स हैं, न्यूरॉन कोशिका, उसमें लगातार गिरावट की पहचान की जाती है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो डोपामाइन होता है, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर जिसको कहते हैं, उसके स्तर में क्या आएगा? काफी कमी आता जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो ए विकल्प के साथ किस अंग के साथ पूछा गया? तो मस्तिष्क जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्या दिखा है? एथेरियम, रिपल, कार्डानो और सोलाना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तितलियों की प्रजाति है, मैलवेयर है, क्रिप्टो करेंसी है या फिर एंटीबायोटिक है? ध्यान से देखना है। जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब की चीजें, फाइनेंस की नॉलेज रखते हैं, उनके लिए आसान है, नहीं तो थोड़ा समझना पड़ेगा। ये सब जो है ना, ये एक तरह का यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी। तो ये क्रिप्टो करेंसी के प्रमुख एक तरह से कह सकते हैं प्रकार है, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है ना, जो कि क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होता है। अब ये समझ लीजिए, यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है और किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी बैंक के द्वारा जो है इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है। भारत सरकार ने इसे अप्रूव भी नहीं किया है, आरबीआई के द्वारा यह प्रमाणित नहीं है। ध्यान रखना है चीजों को। तो यहां पर जो है जवाब सी जो है क्रिप्टो करेंसी के साथ आपको जाना है। और फिर आते हैं पांचवें पर। पांचवा क्या कहता है? अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल के संदर्भ में, ध्यान दीजिए, जैव विविधता विरासत स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछा गया है कौन से कथन सही हैं? 2 लिखा हुआ है, कीवर्ड को देखते हैं। यह कर्नाटक का पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है। यानी कि कर्नाटक क्या इससे संबंधित है? यह क्षेत्र 7 पहाड़ियों यानी कि इंसेल वर्ग की एक श्रृंखला से घिरा हुआ है। किसके विषय में? अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल की बात की गई है। सबसे पहले समझ लीजिए कि यह कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है, बल्कि यह जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी और ऐतिहासिक क्षेत्र है, यह कर्नाटक में नहीं बल्कि कहां पर? तमिलनाडु में है अवस्थित। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और दूसरा कहता है 7 पहाड़ियों से घिरा एक श्रृंखला है। देखिए, निश्चित तौर पर हमने पहले कहा कि एक पारिस्थितिकी और ऐतिहासिक स्थल यह है ना। 250 प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। यह भारतीय पेंगोलिन, स्लेंडर लोरिस और अजगर जैसे वन्य जीव जो है उनका घर है। ये जगह स्थल है। और यह क्षेत्र जो है 7 पहाड़ियों या फिर जो यहाँ पर लिखा गया है इंसेल वर्ग की एक श्रृंखला के रूप में घिरा हुआ है। यहाँ आपको बहुत सारी प्राचीन चट्टानें मिल जाएगा। कुदैवरा शिव मंदिर भी यही है।
2000 वर्ष पुराने जैन घाटी जो है यहाँ पर उसका संरक्षण भी होता है। तो ये पुरातत्व विभाग के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 7 पहाड़ी वाला मामला जो है सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, कौन सा पूछा गया है, बी विकल्प के साथ जाएंगे। केवल 2, देखिए यहीं पर ये लिख दिया जाता कितने कथन सही हैं, तो एक होता केवल एक, तो ए विकल्प हो जाता। देखिए कितना अंतर है, केवल कितने और कौन सा में आप जानते हुए गलत कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं ध्यान से। तो ये केवल 2 के साथ आपको जाना है। और इस प्रश्न के बारे में मैंने बताया, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है कि इसका जवाब क्या सही होगा। तो आज के लिए ये 5 टॉपिक रखते हैं और उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी जो है बेहतर चल रहा होगा। प्रीलिम्स का फॉर्म आप अच्छे से भर पा रहे होंगे, नहीं तो संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक फॉर्म भरने की पूरी डिटेल्स वीडियो है, उसको देखिए और समझदारी से उसको भरिए। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।